नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का नाइजीरिया में भव्य स्वागत। राष्ट्रपति तिनुबू के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। नाइजीरिया के साथ रणनीतिक भागीदारी पर भारत का विशेष जोर। पीएम मोदी होंगे नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सर्वोच्च पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी को बड़ा झटका। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। महाराष्ट्र में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया रोड शो। प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे ने भी ठोकी ताल। झारखंड में जेपी नड्डा की आज गोमिया, स्त्री और नाला में जनसभा। जेएमएम, कांग्रेस और अन्य दलों का भी प्रचार जारी। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में बाढ़ के बाद हुए जान माल के नुकसान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने तब मानवीय सहायता उपलब्ध कराई थी। पीएम ने कहा कि वे नाइजीरिया के साथ रणनीतिक भागीदारी को उच्च प्राथमिकता देते हैं। नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं में हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी या ड्रग तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हम मिलकर काम करते रहे हैं और मजबूती से हम आगे भी करते रहेंगे। नाइजीरिया में रहने वाले 60,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग हमारे संबंधों में अहम कड़ी हैं। उनकी देखभाल के लिए एक गार्डियन के रूप में आप जो उनको संभालते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। पीएम मोदी ने को सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने के फैसले पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, लेकिन ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है और यह भारत नाइजीरिया के सदियों पुराने जो संबंध है, उन संबंधों का सम्मान है। और इस सम्मान के लिए मैं नाइजीरिया का, आपके सरकार का और देशवासियों का हृदय से बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूं। नाइजीरिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज ब्राजील के लिए रवाना होंगे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा से जुड़े अहम मुद्दों पर हमारे संवाददाता असीम मिश्रा ने ब्राजील में भारत के राजदूत सुरेश गेरेडी के साथ खास बातचीत की। सबसे पहला सवाल यही कि जिन बातों को दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया था जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था, उन बातों को अब ब्राजील कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है इस G20 के समिट के जरिए? ग्लोबल साउथ हम बोलते हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज का चैलेंजेस क्या है, उसका हम कैसे आगे रखें सबके सामने। बिकॉज क्या होता है कि जब वो बातचीत हो रहा है कि से हम यूक्रेन के ऊपर बात करते हैं, बाकी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसमें उनका कंसर्न्स भी हम थोड़ा बीच में वो भूल जाते हैं ना। इसलिए वो एक चीज था, हमारा सक्सेस था कि हम वो ग्लोबल साउथ का चैलेंजेस, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, या वो चैलेंजेस जो आता है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, सो वो सारे वी पुट इट इन द फोरफ्रंट, वो सामने रखे हैं एंड ब्राजील भी उसको आगे ले जा रहा है। ट्राइका की बात अगर मैं करूं, इंडिया, ब्राजील एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। ऐसे में ये जो G20 का समिट है, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और भारत कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहा है। ऐसे में ये ट्राइका जो बर्निंग इशूज हैं आज की डेट में, उसको कैसे एड्रेस कर सकता है? अभी द फैक्ट दैट वी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हम भी मेंबर्स हैं IPSA, in the IPSA grouping as the three democracies, no? And then we also members in BRICS, and we also work together in many multilateral fora as partners, right? And so हमारे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी इसमें है कि इंडिया ने एजेंडा सेट किया, फिर ब्राजील ने उसको थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, और फिर साउथ अफ्रीका उसको और भी आगे ले जा रहे हैं। नाउ ये क्यों, वो इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला? बिकॉज एक इंटरनेशनल पॉलिसी सेटिंग में टाइम लगेगा, सारे कंट्रीज को जोड़ना पड़ेगा उसमें। इंडिया की बात की जाए, हंगर को लेके, पॉवर्टी को लेके, सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर, इन तमाम चीजों को अपने उस डिक्लेरेशन में शामिल किया था। ब्राजील इस बार सोशल इंक्लूजन, रिफॉर्म्स एंड जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें हम काफी मिलकर ही हम काम कर रहे हैं। नंबर वन, हमने पिछले साल हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था, बिकॉज जब आप एनर्जी ट्रांजिशन बात कर रहे हैं, उसका है कि कौन उसका वो पैसा पे करेगा, कैसे कहां से आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, राइट? सो दीज टू एड्रेस करना पड़ेगा फंडामेंटली, राइट? एंड थर्ड कि एनर्जी ट्रांजिशन माने हर कंट्री के लिए अलग अलग तरीका होता है उसमें, ईच कंट्री हैज इट्स ओन पाथवे हम बोलते हैं ना। एंड सो इसमें एक तो है कि हम मिलकर वो सस्टेनेबल मोबिलिटी का बात करके हम वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, विच इज अ बिग सक्सेस। हमने उसमें लॉन्च किया विद ब्राजील, विद US, विद इटली, with both developing and developed countries, no? So that we're able to form a global framework for sustainable mobility. And naturally Brazil उसमें तो important partner है आपने बोला। अफ्रीकन यूनियन फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज मेंबर की तरफ इसमें शामिल होने जा रहा है, क्या कुछ उससे उम्मीद कर सकते हैं? और भारत उसको, जो ग्लोबल साउथ की वॉइसेस हैं, अफ्रीकन यूनियन को शामिल होने के बाद से वो कितना और आगे बढ़ेगा? See, African Union becoming a member of the G20, और ये तो बहुत बहुत important था, because आप समझे कि जब वो फर्स्ट समिट हुआ था 2008 में, 2008 के बाद अभी फर्स्ट टाइम हम एक नया मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं G20 में, नंबर वन। एंड नंबर टू, वो एक यूनियन नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वॉइस ऑफ 55 कंट्रीज, 55 कंट्रीज इन अफ्रीका आर नाउ गेटिंग अ चांस टू स्पीक, राइट? एंड थर्ड, इंडिया ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था उसमें, बिकॉज ऑफ रिलेशंस विद अफ्रीका प्लस विद द डेवलप्ड वर्ल्ड प्लस विद ऑल द कंट्रीज। रिमेंबर कि ये तो कंसेंसस था ना, जब इंडिया ने प्रपोज किया वो कंसेंसस था, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें। ब्राजील के और आपको लगातार हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त नाइजीरिया में मौजूद हैं, साथ ही दोनों देशों के बीच कई MOU हैं, उन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आदान प्रदान इसका हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी, उसके बाद ये आप देख सकते हैं जो MOU साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच, उनका आदान प्रदान, अलग अलग जो अहम विषय हैं। खासतौर से अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम विषयों को रेखांकित भी किया था कि किस तरीके से जो दोनों देश हैं वो मिलकर काम करेंगे, ना सिर्फ आतंकवाद, अलगावाद, पायरेसी और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। और उसके बाद ये कुछ अलग अलग विषयों को लेकर जो MOU हैं उनका आदान प्रदान हुआ है। यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया में इस वक्त मौजूद हैं। 17 साल में ये किसी भारतीय PM का नाइजीरिया का दौरा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण। इस दौरान
राष्ट्रपति थिरुवु, जिनके साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। और ये अहम तस्वीरें दोनों देशों के बीच एमओयू जो साइन हुए हैं उनका आदान प्रदान, यहाँ पर अलग अलग विषयों पर अहम मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों को लेकर जो एमओयू हैं वो साइन हुए हैं। और इन्हीं एमओयू यानी समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान फिलहाल यहाँ हम देख पा रहे हैं नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया भी कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, और कैसे इनकी मजबूती आएगी उसके लिए कई क्षेत्रों के जो समझौता ज्ञापन हैं उस पर हस्ताक्षर हुए हैं और उनका आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और जहाँ पर दोनों देशों के बीच एमओयू पर साइन हुए हैं, आदान प्रदान हुआ है समझौता ज्ञापनों का। अलग अलग क्षेत्र की अगर बात की जाए, खासतौर से कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे भारत और नाइजीरिया दोनों मिलकर काम करेंगे, इसी के लिए जो एमओयू हैं उस पर साइन हुए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, और उसी का आदान प्रदान फिलहाल आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने झारखंड के बोकारो में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 5 सालों में झारखंड को केवल लूटा है और परिवार को बढ़ावा दिया है। झारखंड की जनता ने तय किया है कि रोटी बेटी माटी की पुकार है कि अब की बार झारखंड में एनडीए की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। 5 साल के उनके सरकार में गरीब और गरीब हो गया, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया, दोनों हाथों से झारखंड को लूटने का काम हुआ और परिवारवाद को बढ़ावा दिया और फूट डालो राजनीति को बढ़ावा दिया और तुष्टीकरण के सहारे झारखंड को बांटने का काम किसी ने किया तो वो हेमंत सरकार ने किया। केंद्रीय मंत्री ने इसके बाद झारखंड के सिंदरी में भी एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि यूपीए सरकार के समय झारखंड के विकास के लिए सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए की राशि झारखंड को दी है। कांग्रेस वालों ने झारखंड को सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए, और पिछले 10 साल में मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ झारखंड के विकास के लिए दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को झारखंड से विशेष प्यार है तो वो इस बात से दर्शाता है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत भी झारखंड से हुई थी, मुद्रा योजना की शुरुआत भी दुमका झारखंड से हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भी झारखंड के उलिहाट से हुई थी, हमारे बिरसा मुंडा के गांव से हुई थी। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संथाल में जो घुसपैठी आए हैं उन्हें निकालने का मुद्दा सबसे अहम है। इस चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम संथाल से ही आएगा, यह मैं विश्वास करता हूं।
संथाल परगना में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, हम लोग भी सभा कर रहा हूँ। ये पूरा चुनाव संथाल का मुद्दा में ही लड़ा जा रहा है। संथाल में जो घुसपैठिया आए हैं उनको निकालने का, तो ये चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम है ये संथाल से ही आएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। वहीं झारखंड के गोड्डा से सांसद और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने विश्वास जताया कि हम गोड्डा की अपनी 6 की 6 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। हम अपनी 6 की 6 विधानसभा जीत रहे हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आप जिस इलाके में खड़े हैं, इस इलाके में एक जमाने में जो है कोई आदमी झंडा लगाने को बीजेपी का तैयार नहीं था। आज आप देख रहे हैं, दिन हो रात हो, बीजेपी एकदम पूरी खड़ी है। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और जिस तरह का रिस्पांस था हेमंत बिस्व शर्मा जी की मीटिंग में, उसी से आपको अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगातार झारखंड की बात जब हम कर रहे हैं तो चुनावी सरगर्मी यहाँ तेज नजर आ रही है। इस बीच झारखंड के दुमका के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्या मिजाज है, इसे जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी राजेश राज ने। दुमका के बारे में पूछेंगे बहुत सारे सवाल और करेंगे झारखंड सियासत की बात, जानेंगे जनता जनार्दन से हाल कि आखिर यहाँ किन मुद्दों के आधार पर लोग मतदान के लिए पहुंचेंगे। सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो क्या दिखाई पड़ रहा है? सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है तो वो है क्या, माने बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है और वो भी शिक्षित बेरोजगार। कितना डेवलपमेंट हो पाया रामगढ़ का, दुमका का? दुमका का जहाँ तक मामला है, यहाँ पर सबसे प्रमुख मामला है कि यहाँ जो बेरोजगारी कारण मेन है कि यहाँ का जो है दुमका जिला का जो है रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आरक्षण शून्य कर दिया है पहले के मुकाबले। किस चीज़ का आरक्षण? ओबीसी का जो आरक्षण था पहले मिल रहा था 27%, अभी जो है 0 कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने 0 किया या सेंटर? स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ये इलाका कितना बदला, सत्ता के नज़र से अगर देखें तो कितना परिवर्तन हुआ है? 0% बदलाव हुआ है, 0%। बहुत काम होना चाहिए, जैसे शिक्षा पर शिक्षक नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, स्वास्थ्य पर जो है जगह जगह में मोहल्ला में जो है क्लिनिक होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब जैसे बिजली बिल माफ किया, लेकिन माफ करने से केवल नहीं होगा। दुमका का इलाका है तो सबसे प्राइम मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दा है, सड़क, शिक्षा, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राजेश राज, टीडी न्यूज, रामगढ़, दुमका। और खासतौर से झारखंड के गिरिडीह की तो डुमरी विधानसभा सीट से अब जेएलकेएम के जयराम महतो उतर रहे हैं। महतो की दावेदारी से चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ दिख रहा है। जहां झामुमो ने इस गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है बेबी देवी को, वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी भी झामुमो के इस किले को ध्वस्त करने के लिए पसीना बहा रही हैं। गिरिडीह और बोकारो जिले में फैले डुमरी का चुनावी संग्राम इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर जेएलकेएम नेता जयराम महतो के चुनावी रण क्षेत्र में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। झामुमो के इस मजबूत किले को बचाने की जिम्मेदारी इस बार पार्टी ने बेबी देवी को सौंपी है, जो राज्य सरकार की मंत्री भी हैं। दिक्कत था तो एक हम लोग रखे हैं, बात तो हम लोग अच्छा किए, गरीब के लिए सहयोग किए। भाजपा ने यह सीट अपने एनडीए सहयोगी आजसू पार्टी के लिए छोड़ी है। यहां से आजसू पार्टी की यशोदा देवी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में मौजूद हैं। हमारे यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं है, ना मेरे यहाँ कोई ऐसा साधन है बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। लेकिन इन प्रत्याशियों के लिए जेएलकेएम नेता जयराम महतो के मैदान में उतरने से मुसीबत खड़ी हो गई है। जयराम महतो की चर्चा अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर सभी के माथे पर पसीना ला दिया था। दौर होता है और हमें लगता है कि अब नए युवाओं का दौर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये हुजूम, ये आशीर्वाद, ये जन सैलाब हमारे साथ एक साधारण युवा के साथ नहीं पहुंचता। ये तो हुई नेताओं की बात। अब जानते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की राय, जहां गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। क्षेत्र के वोटर अब इलाके का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। डुमरी में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, कोई भी बड़ी फैक्ट्री या मिल नहीं है, जिसके कारण लोगों को बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता काम करने जाना पड़ता है। आधा जीवन में वही निकाल देते हैं, फिर वापस आते हैं।
कुर्मी और महतो बाहुल्य डुमरी विधानसभा में कुल 3,15,979 मतदाता हैं, जो 373 बूथों पर 20 नवंबर को मतदान कर अपने लिए विधायक का चुनाव करेंगे। डुमरी विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो 24 की जंग को जीतकर विधानसभा का टिकट कटाना चाहते हैं। डुमरी में पुराने टाइगर की विरासत और नए टाइगर के पदार्पण की लड़ाई में यशोदा देवी की मौजूदगी क्या गुल खिलाएगी, इस पर सबकी नजर है। दूरदर्शन समाचार के लिए रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं झारखंड के विधानसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट पर भी कांटे का मुकाबला होने वाला है। एक तरफ जहां झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने कमालियन हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने 2014 और 2019 दोनों विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल की थी। ये सीट पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के पास थी। हालांकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्य दल हैं। गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल ऊपर। यह नजारा है झारखंड के सबसे हाई प्रोफाइल सीट साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गामलिएल हेम्ब्रम बच्चों को मुहावरे सुनाकर आकर्षित कर रहे हैं। पेशे से शिक्षक रहे हेम्ब्रम का यह तरीका लोगों को खूब लुभा रहा है। आदिवासी समाज के पारंपरिक ढोल नगाड़े की थाप पर हेम्ब्रम का भी लोग पारंपरिक तरीके से अभिनंदन भी कर रहे हैं। हेम्ब्रम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में ताल ठोक रहे हैं। जो बरहेट प्रखंड के तलवड़िया पंचायत के अंतिम गांव पाडेर बथान गांव में आप देख सकते हैं कि विकास का पैमाना क्या है, यहाँ सड़क की दुर्दशाएं क्या है, यहाँ पेयजल का व्यवस्था क्या है। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और जनता निश्चित रूप से इस बार जागरूक है और बदलाव करेगी। हेमंत सोरेन की विदाई होगी, कमल खिलेगा बरहेट विधानसभा क्षेत्र से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बरहेट विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा दुर्ग है जिसमें सेंध लगाना भाजपा के लिए आसान नहीं दिखता। 2014 में विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट दोनों जगह से किस्मत आजमा रहे थे। दुमका में उन्हें भाजपा की लुईस मरांडी ने भले ही पराजित कर दिया था, लेकिन बरहेट में चुनाव जीत गए थे। दोबारा 2019 में भी उन्होंने किला फतह की और अब 2024 में हैट्रिक लगाने की हसरत रखते हैं। राज के हर एक तो देखना होगा हैट्रिक लगती है या नहीं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब सरगर्मियां जो हैं तेज नजर आ रही हैं। राज्य में हर राजनीतिक दल जनता से जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा है। 20 नवंबर को राज्य में मतदान होना है। वहीं से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महायुति सरकार के किसान कल्याण के प्रयासों की सराहना की और महाविकास अघाड़ी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी अब महाविनाश अघाड़ी बन चुकी है। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ किसानों के कल्याण के लिए जबरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं यही कह रहा था कि विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम जो महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं, महायुति की सरकार ने किए हैं, उसके कारण जनता आज बीजेपी के साथ या महायुति की सरकार के साथ खड़ी है। महाविकास अघाड़ी ये महाविनाश अघाड़ी बन गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो भी प्रगति हुई उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में पुणे और मुंबई में कई इंडस्ट्रीज लगी। जब यशवंतराव चौहान थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लाई, नागपुर में भी, नासिक में भी, पुणे में भी, हर जगह हमारे लोग काम किए। और हमको आप बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव को 1947 में हैदराबाद के रजाकारों के जलाने से खड़गे जी की मां और परिवार के कई लोगों की उसमें जलकर मृत्यु हुई थी। और जब भी मैं इसी बारे में कहता हूं तो बटोगे तो कटोगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष को बुरा लगता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।